अच्छा, तो पहला चैप्टर हमारा। अच्छा, इससे पहले एक और चैप्टर है, उसमें बस अकाउंटिंग का थोड़ा सा बेसिक बताया हुआ है, वो तो बाद में भी कभी देख लेंगे। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। इसका नाम क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशन। तीन चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं। ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो इन तीनों का मीनिंग करना है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस, इनका मतलब क्या है, ये करना है। उसके बाद कौन कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है जो पूरी दुनिया में चलते हैं, ठीक है, इनके बारे में कुछ 12-13 कॉन्सेप्ट्स हैं, वो देखने हैं कि उसका मतलब क्या होता है। तो ये हो गया। उसके बाद लास्ट में करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और उनकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ये छोटा सा टॉपिक है। मेनली जो इसमें टॉपिक है वो ये है, कुछ 13 प्रिंसिपल्स है हमारे पास, उसका मीनिंग करना है। और जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है, कोई भी केस स्टडी दे देगा, उसके अंदर बोलेगा बताओ इसमें कौन सा वाला प्रिंसिपल लग रहा है, तो उसमें से ढूंढना पड़ेगा हमको कौन से वाला प्रिंसिपल लग रहा है। ठीक है। जैसे वो होता था ना तुम्हारे उसमें बिजनेस में प्लानिंग वाले चैप्टर में, टाइप्स ऑफ प्लान थे बहुत सारे, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी वगैरह वगैरह। तो उसके अंदर केस स्टडी दे देगा, उसमें बोलेगा बताओ कौन सा प्लान है ये, स्ट्रेटेजी के बारे में बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव के बारे में बात हो रही है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है। ठीक है, तो हम अच्छे से मीनिंग कर लेंगे, कीवर्ड्स कर लेंगे सबके, तो जो क्वेश्चन आएगा समझ आ जाएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सबसे पहले चीज है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और कन्वेंशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वो चीजें होती हैं जो हमने ओवर द टाइम डेवलप की है, मतलब अकाउंटिंग कैसे करनी है उसके बारे में बताता है हमको। ठीक है, अकाउंटिंग के जो बेसिक रूल्स होते हैं वो बताता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर अजम्पशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम 11वीं और 12वीं में बनाते थे ना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या होती हैं? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। जब हम कंपनी के अकाउंट्स करते हैं तो कंपनी के केस में भी हमने किया था, कंपनी की बैलेंस शीट बनती है, कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। हाँ, तो ये क्या है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये वो वाली एजम्पशन है जिसके बेसिस पे क्या बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, मतलब इनके बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं इनको यूज करके। दे हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन विच इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंसिस्टेंट, रिलायबल एंड कंपेरेबल अक्रॉस डिफरेंट बिजनेसेस। इस लाइन का मतलब क्या है? देखो, यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब है पूरी दुनिया में हर जगह अप्लाई होते हैं। ठीक है, कहीं पे भी अप्लाई कर लो, पूरी दुनिया में सेम अप्लाई होते हैं, तो वो क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है इनकी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता इंडिया में हम कुछ और फॉलो कर रहे हैं, कहीं पे कुछ और फॉलो हो रहा है। तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। विच इंश्योर्स, जो कि इंश्योर करता है क्या चीज, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारे बने वो कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट मतलब कि मैं आज बनाऊंगा तो भी वही रूल्स लगेंगे, कल बनाऊंगा तो भी वही रूल्स लगेंगे, तो कंसिस्टेंट होंगे, सेम होंगे। उसके बाद रिलायबल होंगे। अच्छा, अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूँ, ठीक है, मान लेते हैं मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुमको पढ़ने आते हैं, कि मैं बैलेंस शीट कैसे बनाता हूँ, पी एंड एल कैसे बनाता हूँ, उसका फॉर्मेट वगैरह हो गया, कि मैं डेबिट में क्या लिखता हूँ, क्रेडिट में क्या लिखता हूँ, वो सारी चीजें तुमको पता है। पर अगर तुम मान लेता हूँ कि यही साइड वाले दुकान पे जाओ, वो अकाउंटिंग जो कर रहा है उसका तुमको समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या कर रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। अकाउंटिंग सेम होनी चाहिए हर जगह पे। तो वो सेम किसकी वजह से होती है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की वजह से, क्योंकि सारे सेम रूल्स फॉलो करेंगे तो सेम ही बनेंगे ना अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी। तो ये क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसकी वजह से कैसी बनती है, कंसिस्टेंट बनती हैं, रिलायबल होती है, मतलब मैं उन पर भरोसा कर सकता हूँ, और कंपेरेबल भी होती हैं। कोई दो चीजें कंपेरेबल कब हो सकती हैं? जब दोनों एक जैसे हैं, तभी उसको कंपेयर कर सकते हैं ना। अब जिसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है उसको कंपेयर क्या करेंगे। तो ये क्या होती है फिर, कंपेरेबल होती हैं अक्रॉस डिफरेंट बिजनेसेस। अलग अलग बिजनेसेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हम रिलायंस की और टाटा की बैलेंस शीट रख दें तो काफ़ी चीज़ें उसमें सेम होंगी, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है वो, तो उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। साथ में अगर मैं रिलायंस के 2 साल का डेटा रख लूँ, साल 2025 का और साल 2026 का, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर क्यों हो पा रहे हैं? क्योंकि पिछले साल जो मैंने कॉन्सेप्ट फॉलो किए थे, इस साल भी वही फॉलो किए हैं।
तो ये इंश्योर करता है तीन चीजें। अच्छा, दो चीजें भी इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन की हर जगह पे अप्लाई होते हैं ये। दूसरी चीज, इनकी वजह से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं, रिलायबल होती हैं और कंपेरेबल होती हैं। ठीक है। अच्छा, ये इंग्लिश में तो दिक्कत नहीं आ रही ना इसमें, समझ तो आ रहा है जो लिखा है, याद भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली इंग्लिश में क्या चीज़ समझ नहीं आती हमको, मीनिंग ही नहीं पता होते, वो मैं बता ही रहा हूँ साथ साथ। हाँ, स्पेलिंग की गलती तो मेरे से अभी भी होती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग धीरे धीरे याद हो जाती है मेरे को। अभी बेसिक चीज़ की, किसी भी चीज़ की स्पेलिंग भूल जाता हूँ, तो वो कोई वो बात नहीं है। और ना कोई हमारी एग्जाम में ग्रामर चेक होगी, ना कोई स्पेलिंग चेक होगी, ज़्यादा थोड़ी बहुत गलतियाँ तो होती रहती है। मेनली हमको जो कीवर्ड्स है ना, ये हमारे होने चाहिए वहाँ पे। ठीक है, तो ये था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद दूसरी चीज है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या करता है, जो ऊपर जो कॉन्सेप्ट्स देखे ना हमको, हमने इनको एक्सप्लेन करता है और डिटेल में बताता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या करता है, इनको और ज्यादा डिटेल में बताता है कि अगर मेरे को कोई कंफ्यूजन होती है किसी चीज के बारे में, तो प्रिंसिपल से हमारी क्लियर हो जाती है। ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल सर्व्स एज द एक्सप्लेनेशन ऑफ करंट प्रैक्टिसेस। ये क्या करता है, हमको एक्सप्लेन करता है चीजों को। एंड एज अ गाइड फॉर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस वेयर ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट। और ये और क्या करता है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं हमारे कुछ जो नीचे आएंगे, वहां पे ना कई जगह पे हमारे पास ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट करते हैं। ऑल्टरनेटिव मतलब मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, तो उसमें से हमको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताता है। ठीक है, कि जैसे मान लेता हूँ कि मैं जो अकाउंटिंग का मेथड होता है मेरा, वो एक्रूवल बेसिस भी लगा सकता हूँ और कैश बेसिस भी लगा सकता हूँ। अगर तुमको 11th में देखा हो तुमने, अभी आएगा भी आगे, एक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस, अभी बताऊंगा आगे क्या होता है। तो उन दोनों में मेरे पास चॉइस एग्जिस्ट करती है, तो प्रिंसिपल उसको एक्सप्लेन करता है कि सिलेक्ट करने में हेल्प करता है कि तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट है, तुमको कौन सा फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसकी तरह काम करता है, एक्सप्लेनेशन की तरह काम करता है। और ये हमारे लिए गाइड है क्या करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए कि कौन सा अकाउंटिंग कन्वेंशन हम अपनाएं। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, दे मस्ट सेटिस्फाई दी फॉलोइंग कंडीशन। किसी चीज को मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल तभी बोलूंगा अगर वो ये वाली कंडीशंस को पूरा कर देता है। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशंस है, दे शुड बी बेस्ड ऑन रियल अजम्पशंस। ये सारी की सारी रियल अजम्पशंस के बेस पे होनी चाहिए, मतलब जो भी प्रिंसिपल होगा वो रियल सिनेरियो के बेस पे होगा, रियल सिचुएशन के बेस पे होगा। दूसरी चीज, दे मस्ट बी सिंपल, अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सप्लेनेटरी। अच्छा, सिंपल ही नहीं है तो वो समझा क्या पाएगा हमको, अगर वो हमको समझा रहा है तो वो क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। एक्सप्लेनेटरी का मतलब होता है डिटेल्ड मैनर में लिखा हुआ होना चाहिए उसके अंदर चीजें। तो पहली चीज क्या है, किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए वो, रियल अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। दूसरी चीजें, सिंपल, अंडरस्टैंडेबल और एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। सिंपल का मतलब हमको पता है, अंडरस्टैंडेबल का भी पता है, और एक्सप्लेनेटरी का मतलब क्या होता है कि वो डिटेल में होना चाहिए, मतलब वो चीज़ों को एक्सप्लेन करे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद तीसरा है हमारे पास, दे मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली, कि हम उनको लगातार फॉलो करेंगे, कि एक बार मैंने कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो कर लिया तो उसको मैं हर साल फॉलो करूंगा फिर। ठीक है, उसके बाद दे शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रिडिक्शंस, कि वो हमको फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शंस बताए कि कल को कैसा हम, आज जो हम फॉलो कर रहे हैं उसकी वजह से कल क्या रिजल्ट मिलेगा हमको। उसके बाद लास्ट क्या है, दे शुड बी इंफॉर्मेशनल फॉर द यूजर्स, कि वो यूजर्स के लिए इंफॉर्मेशन का तरह का काम करे। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, कुछ कंडीशंस हैं जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं, तभी हम उसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। ये सारी जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी उसको। ठीक है, तो टोटल 5 लिखी हुई हैं, हमको कम से कम 4 तो याद होनी चाहिए इसके अंदर से। तो अभी तक हमने क्या चीज़ें देखी हैं, दो चीज़ें देखी हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ये वो वाली चीज़ें हैं जिसके बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है मेरी, ये इनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है।
इसको जब मैं फॉलो करता हूँ तो हमारी अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कंसिस्टेंट होती है, रिलायबल होती हैं और कंपेरेबल होती है। ये हो गया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। फिर हो गया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किसका काम करता है? चीज़ों को एक्सप्लेन करने का काम करता है, और ये हमको हेल्प करता है क्या चीज़? सिलेक्ट करने में अकाउंटिंग कन्वेंशंस को, जहाँ पे हमारे पास ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस हैं, उसमें से मैं कौन सा सिलेक्ट करूँ, उसमें हेल्प करता है हमको। उसके बाद ये वाली कंडीशन सारी पूरी करेंगे तभी हम उसको बोलेंगे ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन सी? ये बेस्ड होनी चाहिए रियल एजम्पशन पे, सिंपल होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए, कंसिस्टेंटली फॉलो करें, ये फ्यूचर प्रोडिक्शंस को रिफ्लेक्ट करें, और ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशनल होनी चाहिए यूजर्स के लिए। ठीक है। उसके बाद लास्ट है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब क्या है कि ये वाली चीज़ें ना हमने ओवर द टाइम डेवलप तो की हैं, मतलब हमारे एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से, यूज़ करने से, अकाउंटिंग करने से ये चीज़ें हमने धीरे धीरे डेवलप कर ली। ठीक है। पर इनको फॉलो करना ना फॉलो करना वो हमारी मर्जी होती है। मतलब ये मैंडेटरी नहीं है फॉलो करने, ये ऑप्शनल है कि तुम चाहो तो फॉलो कर सकते हो, चाहो तो इसमें तुम चेंज भी कर सकते हो तुम्हारी मर्जी से। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर डिराइव्ड बाय यूसेज एंड प्रैक्टिसेस। कि ये आए कहाँ से हैं? जब हम अकाउंटिंग चीज़ों को यूज़ करते हैं, वहाँ से धीरे धीरे करके हमने ये चीज़ें सीखी हैं, और हमने जो प्रैक्टिसेस फॉलो की हैं उससे ये चीज़ें हमने डेवलप की हैं। दे कैन बी चेंज्ड, इनको हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे ऊपर था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए? कंसिस्टेंट होने चाहिए, हर बार सेम अप्लाई करें हम। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इनको हम चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने की वजह से होना क्या चाहिए? हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। मतलब अगर मैं कोई अकाउंटिंग कन्वेंशन में चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज कर सकते हो, पर ऐसा ना हो तुम्हारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटी गिर जाए, उससे बढ़नी चाहिए क्वालिटी। ठीक है, कुछ अच्छा कर सकते हो तुम उसके अंदर। दे नीड नॉट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, और जरूरी नहीं है उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो, मतलब हर जगह फॉलो हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। जैसे कि हम कोई लेजर बनाते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं ना टू टू टू, यहाँ पे लिखते हैं बाय बाय बाय, कोई मतलब होता है इसका? कोई मतलब नहीं होता। तो ये क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस है जो हमने ओवर द टाइम डेवलप किया, कि डेबिट में कुछ भी लिखा होगा तो वो टू लिखेंगे, क्रेडिट में कुछ भी लिखा होगा तो बाय लिखेंगे। क्या हम इसको चेंज नहीं कर सकते? चेंज कर सकते हैं। इंडिया में सारे यही फॉलो करते हैं तो हम भी ये फॉलो कर लेते हैं। बाहर बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो वो नहीं लिखते हैं वहाँ पे टू और बाय, तो वहाँ पे वो चलता है। तो इनकी जरूरी नहीं है यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो, हर जगह अप्लाई नहीं होते ये। ठीक है, सबने अपने अपने हिसाब से बनाए हुए। तीनों चीजें समझ आ गई? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ये तीन चीजें थी। अब हमको क्या करना है इसके अंदर? एक एक करके देखना है कौन कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल और कन्वेंशन हमको दिए हुए हैं। ठीक है। तो इसको ना हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो भी पूरी दुनिया में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट चलते हैं इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट क्या है? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। इसके अंदर तीन चीजें आती हैं। ठीक है, तीन तो इसमें आते हैं, और जो बाकी बचेंगे वो अदर कॉन्सेप्ट्स में डाल दिए हमने। मतलब तीन तो लगा लो बेसिक है, ये तो तुमको फॉलो करने ही करने हैं, और बाकी हमने जो चीजें थी वो किस में डाल दी? अदर कॉन्सेप्ट्स में डाल दी। ठीक है। टोटल फंडामेंटल होता है बेसिक, मतलब जिसकी होती है नींव होती है एक तरह से जो। ठीक है। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में हमने तीन कॉन्सेप्ट्स डाले हुए हैं। उसके बाद जो भी प्रिंसिपल्स होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो हमने अदर कॉन्सेप्ट में डाले। ठीक है। तो एक एक करके करते हैं। आज हमको करने हैं ये वाले फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, क्या क्या चीजें होती हैं, और इम्पोर्टेंट है काफी। सबसे पहली फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है हमारी गोइंग कंसर्न। अच्छा, क्या ये फॉलो करना कंपलसरी होता है? ये फॉलो करना कंपलसरी होता है। अगर मान लेता हूँ कि हमने ये फॉलो नहीं किया किसी भी रीजन। अच्छा, अगर मैंने फॉलो नहीं किया, मतलब मैं चेंज कर रहा हूँ कुछ ना कुछ इसके अंदर, अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो इससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्वालिटी बढ़नी ही चाहिए या कम भी हो सकती है? बढ़नी चाहिए, तभी मेरे को चेंज करना अलाउड है। मतलब या तो तुम इनको फॉलो कर लो। अगर तुम इसको फॉलो नहीं कर रहे तो मतलब तुम कुछ और बेटर दिखाना चाहते हो उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है।
अब अगर मैंने इसको फॉलो कर लिया सबको, बाय डिफॉल्ट तो इनको फॉलो करना ही होता है, अगर मैंने बाई चांस मान लेते हैं किसी एक को भी फॉलो नहीं किया, तो मेरे को अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ता है कि मैंने ये वाला प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छा ये तो हम छोटी मोटी अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, उसमें करोड़ों लोगों का पैसा लगा हुआ है। जो करोड़ों लोगों का पैसा लगा हुआ है और किसी का तो मान लेते हैं 1000 2000 ही लगा होगा, करोड़ों में भी रुपए लगाए हुए हैं लोगों ने, तो उनके लिए तो रिस्क है ना कि अगर कोई कंपनी गलत इन्फॉर्मेशन दे दे हमको, हमारे लिए तो रिस्क है कि क्या पता फ्रॉड कर रही हो कंपनी अंदर ही अंदर। तो इसलिए ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फाइनल में तुम्हारा सब्जेक्ट आएगा, उसका नाम अकाउंटिंग नहीं है, उसका नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कि मेनली तो इसके अंदर यही चीजें हैं, रिपोर्ट कैसे करना है तुमको। ठीक है, अकाउंटिंग तो तुम सीख चुके होगे, डेबिट क्रेडिट तो तुमको पता होगा, रूल्स पता होंगे, पर तुमको उसको रिपोर्ट कैसे करना है, सबसे मेन चीज होती है तुम उसको डिस्क्लोज कैसे करोगे, चीजों को प्रेजेंट कैसे करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ताकि यूजर्स को समझ आए। ठीक है, छोटी से छोटी चीज हमको डिस्क्लोज करनी पड़ती है कि अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है और उस प्रॉपर्टी पे मैंने कोई लोन ले लिया गिरवी रख के, तो वो उसके लिए मेरे को बताना पड़ेगा, हाँ ये वाला जो लोन है इसके लिए मैंने ये वाली प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है। छोटी से छोटी चीजें हमको हमारे यूजर्स को बतानी पड़ती हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, पहली बात तो फॉलो तब नहीं करोगे जब तुम्हारे पास बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, तुम इंप्रूव कर सकते हो इसके अलावा। अगर तुमने फॉलो नहीं किया तो तुमको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ नथिंग इज मेंशनड, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम क्या मान के चलेंगे, इनको फॉलो किया या नहीं किया, किया होगा। इट इज एज्यूम दैट दीज आर फॉलोड, इनको हमने फॉलो किया है। However, if any of the assumption is not followed, it should be disclosed। अगर तुम किसी इंफॉर्मेशन को फॉलो नहीं करते हो, किसी assumption को फॉलो नहीं करते हो, तो तुमको इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये समझ आ गया। अब सबसे पहला हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption है वो है गोइंग कंसर्न। ये ना 11वीं क्लास में तुम्हारे सारे थे, जो स्टार्टिंग में थ्योरी वाले चैप्टर थे ना, उसमें एक चैप्टर था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, फिर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स था एक चैप्टर, ये वाले सारे थे वहाँ पे, तो वही चीज़ें रिपीट होके आ रही हैं यहाँ पे। तो वहाँ तो नहीं किया कोई बात नहीं, यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, और काम आएंगी ये चीज़ें आगे भी। सबसे पहला क्या है, गोइंग कंसर्न। नाम से क्या पता लग रहा है, गोइंग का मतलब क्या होता है, मतलब जो चीज़ गोइंग है, मतलब जो चीज़ चलती रहेगी। ठीक है, तो ये गोइंग। कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस, कंसर्न होता है बिजनेस एंटिटी, उसको बोलते हैं कंसर्न। फर्म हमारी जो गोइंग बिजनेस है, जो बिजनेस हमारा चलता रहेगा। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न क्या बोलता है कि तुम जब भी तुम्हारी अकाउंटिंग कर रहे हो ना, मान लेता हूँ मैं यहाँ पे बैठा हूँ अभी। ठीक है, ये साल खत्म हुआ हमारा 31 मार्च 2025 को साल खत्म हुआ, हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बैठ के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं हमारी। ठीक है, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म की हैं। लॉन्ग टर्म मतलब लंबे टाइम के लिए, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास फर्नीचर रखा हुआ है जो कि हमारा 5 साल तक चलेगा, हमारे पास मशीन रखी हुई है जो कि 10 साल तक चलेगी। ठीक है, हमारे पास क्रेडिटर्स हैं जिनको पेमेंट मैंने 5 साल में करनी है, मान लेते हैं। हमारे पास मान लेते हैं लोन है जिसको पेमेंट हमने 5 साल में करनी है। तो काफी सारी चीजें तो लॉन्ग टर्म है ना। मैं यहाँ पे बैठ के जब अकाउंटिंग करता हूँ तो मेरे दिमाग में एक बाय डिफॉल्ट अजम्पशन होती है कि मेरा बिजनेस जहां तक मैं देख सकता हूँ वहां तक बंद होता हुआ नहीं दिखेगा मेरे को, मतलब वो चलता रहेगा मेरा बिजनेस। इसी के बेसिस पे तो अकाउंटिंग करूंगा मैं। अगर मान लेता हूँ कि मेरे को ये लगने लग जाए कि मेरा बिजनेस आने वाले 1 साल में बंद होने वाला है, तो मैं फर्नीचर ये थोड़ी बोलूंगा 5 साल चलेगा, मशीनरी 10 साल चलेगी। बिजनेस ही जब 1 साल में बंद हो जाएगा तो फर्नीचर 1 साल के अंदर अंदर बेच देंगे हम, मशीन भी बेच देंगे। तो जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म चीजें हम डिफाइन करते हैं ना, ये चीज लॉन्ग टर्म है ये चीज शॉर्ट टर्म है, उसके पीछे हमारा बेसिस क्या होता है, उस पे पीछे हमारी अजम्पशन क्या होती है, अजम्पशन होती है गोइंग कंसर्न, कि हमारा जो बिजनेस है वो जहां तक मैं देख सकता हूँ फ्यूचर, वहां तक मेरे को चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से अकाउंटिंग होती है हमारी।
जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक मशीन खरीदी, जो कि मशीन थी 10 लाख रुपए की, और ये मशीन मेरे को पता है मैं 10 साल तक यूज करूंगा। ठीक है। जब मैं आज अकाउंटिंग कर रहा हूँ, आज ही खरीदे मान लेते हैं हमने, मतलब 1 साल ही हुआ है, या फिर 1 साल भी छोड़ो, 31 मार्च 2025 है, इसी दिन मैंने ये मशीन खरीदी थी। तो मैं इसको जब बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो मैं इस मशीन को कितने रुपए की लिखूंगा? मशीन में कितने की आज ही खरीदी है हमने, कितने की खरीदी है? 10 लाख की। तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा? 10 लाख लिखूंगा। क्या इसकी एक्चुअल वैल्यू आज 10 लाख रुपए है? आज मैं इसको 10 लाख की खरीद के लाया हूँ, क्या मैं 10 लाख की बेच सकता हूँ कहीं पे जाके? नहीं बिकेगी 10 लाख की है। तो ये तो मैं गलत लिख रहा हूँ ना। तो गलत लिख तो रहा हूँ, पर इसके पीछे हमारी अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है? कि जो पैसे मैंने 10 लाख रुपए लगाए हैं ना, इसका फायदा आने वाले मेरे को 10 साल में मिलेगा। और मैंने ये 10 लाख रुपए सोच समझ के लगाए हैं कि मैं 10 लाख रुपए तभी लगा रहा हूँ ताकि मैं इससे 10 लाख का फायदा भी निकाल सकूं। अच्छा, किसी चीज का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? अगर मान लेता हूँ कि मशीन 10 लाख की है, तो मैं उसके बदले में 10 लाख क्यों दे के आऊंगा? आगे फ्यूचर में मैं इससे 10 लाख का फायदा निकाल लूंगा, तभी तो मैं 10 लाख रुपए दे के आया हूँ। इसका मतलब ये चीज वर्थ इट है ना मेरे लिए। और हो सकता है इससे ज्यादा ही फायदा निकाल लूँ, क्योंकि बिजनेस है तो ज्यादा ही फायदा निकाल रहे होंगे। तो किसी भी चीज का प्राइस एक तो सब डिसाइड होता है डिमांड सप्लाई से। दूसरी चीज जो सेलर उसका रखता है ना प्राइस, वो उस बेसिस पे रखता है कि तुम इससे कितने का बेनिफिट निकाल सकते हो। तो इसलिए मैं इस एसेट को कितने का लिख रहा हूँ यहाँ पे? 10 लाख रुपए लिख रहा हूँ। और इसका बेनिफिट कितने साल तक मिलेगा मेरे को? 10 साल तक मिलेगा। तो इसके पीछे मेरी अजम्पशन क्या है? मेरी अजम्पशन है गोइंग कंसर्न, कि मेरा बिजनेस फोर्सिबल फ्यूचर तक 10 साल तक चलता रहेगा। इसलिए मैं इसको 10 लाख का लिख रहा हूँ। अगर मान लेता हूँ कि मेरी अजम्पशन ये नहीं है, मेरे को लगता है कि बिजनेस बंद होने वाला है मेरा, अगले साल में बंद हो जाएगा, तो क्या मैं इसको 10 लाख का लिखूंगा? तो मैं इसको लिखूंगा जितने का ये बिक सकता है मार्केट में। क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर बेचना है ना, फिर तो मैं सच्चाई लिखूंगा जितने का बिक सकता है। फिर मैं इससे 10 लाख का बेनिफिट थोड़ी निकाल सकता हूँ। फिर तो बस मेरे पास एक ही ऑप्शन है, बिजनेस बंद करने वाला हूँ तो बेच दूँ इसको। तो बेच दूँ तो 10 लाख का नहीं लिखूंगा, जितने में बिक सकता है उतने का लिखूंगा फिर हम। समझ आया? तो हम जो भी चीजें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिसाइड करते हैं, वो किसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं? गोइंग कंसर्न के बेसिस पे। कुछ चीजें मैं P&L में डाल देता हूँ, कुछ चीजें मैं बैलेंस शीट में एसेट में लिख देता हूँ। इनका बेसिस क्या है? बेसिस है गोइंग कंसर्न। समझ आ गया? तो अब लिख लेते हैं, बहुत आसान सी चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। और कंपनी के केस में क्या बनता है? स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट। वैसे हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाई थी 12th में, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती है। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट और P&L के नीचे नोट्स टू अकाउंट बनाए थे हमने, वो भी इसमें आता है। तो इसमें टोटल 4 चीजें आती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब कंपनी की बात करते हैं तो उसमें 4 चीजें आती हैं, आएंगी भी इसमें। स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जब भी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नाम आता है तो मैं इनकी बात कर रहा हूँ। जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, उसके पीछे हमारी एक अजम्पशन है दैट एंटरप्राइज, मतलब हमारा जो बिजनेस है, विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस, अपना बिजनेस करता रहेगा फॉर, इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, फोरसीएबल फ्यूचर। फोरसीएबल फ्यूचर का मतलब होता है जहां तक फ्यूचर में देख सकता हूँ, जहां तक मेरे को दिख रहा है वहां तक मेरा बिजनेस मेरे को चलता हुआ ही दिख रहा है। ठीक है। तो जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसके पीछे हमारी अजम्पशन क्या होती है, हमारा बेस क्या होता है, कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक या फोर्सिएबल फ्यूचर तक चलता रहेगा। एंड इट हैज नो इंटेंशन और नीड टू क्लोज द बिजनेस। मेरी ना तो कोई इंटेंशन है, ना ही मेरे को कोई ज़रूरत है बिजनेस बंद करने की। समझ आ गया? तो इजी सा पॉइंट है, गोइंग कंसर्न मतलब हमारा बिजनेस जहां तक मेरे को दिख रहा है वहां तक चलता रहेगा। अगली चीज, एंटिटीज नीड टू एसेस। जिस दिन मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा होता हूँ ना, हर बार जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो ये हमारा इंपॉर्टेंट काम होता है कि मेरे को देखना होता है कि क्या मेरा बिजनेस फोर्सिबल फ्यूचर तक चलता रहेगा, लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा, हर बार देखना होता है। अगर कहीं पे भी मेरे को डाउट होता है ना, और ये आगे जाके आएगा भी तुम्हारे सिलेबस में, इसमें तो नहीं आएगा पर बाद में आएगा, इंटर में फाइनल में आएगा, तो उसके अंदर हम चेक कर रहे होंगे। क्या चेक कर रहे होंगे? कि क्या मेरा बिजनेस आने वाले टाइम में बंद तो नहीं होने वाला। इसके कुछ हमको ट्रिगर पॉइंट्स मिलते हैं, हमको कुछ वो लगता है,
मतलब एक क्या लगाते हैं, एक इवेंट ऐसा हो जाता है हमारे साथ में कि हमको लगता है अगला हमारा बिजनेस बंद होने वाला है, तो हम चेक करते हैं हर बार। जैसे ही मेरे को लगा ना बिजनेस बंद होने वाला है, हमारी अकाउंटिंग पूरी चेंज हो जाती है। फिर मैं ऐसे अकाउंटिंग नहीं करूंगा कि मशीन 10 साल तक चलेगी, तो मेरी अकाउंटिंग बिल्कुल चेंज होगी। सारे एसेट्स को फिर मैं उनकी बिकने वाली वैल्यू पे लिखूंगा कि कितने के वो बिक सकते हैं। ठीक है। तो एंटिटीज नीड टू असेस, असेस का मतलब होता है एक तरह से वो करना, जांच करना लगा लो, कि या मेरे को समझना, असेस करना पड़ता है, देखना पड़ता है वेदर दे विल कंटिन्यू द बिजनेस वाइल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूँ तो मेरे को हर बार देखना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। ठीक है। अगर कंटिन्यू हुआ तो मतलब गोइंग कंसर्न है हमारा, चलता रहेगा, तो नॉर्मल अकाउंटिंग होगी। अगर कंटिन्यू नहीं हुआ, इसका मतलब हमारी जो एंटिटी है वो गोइंग कंसर्न नहीं है, तो मैं गोइंग कंसर्न को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। अगर नहीं कर रहा हूँ तो इसको मेरे को अलग से डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है। आगे, इफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज नॉट वैलिड इट शुड बी डिस्क्लोज, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है। एग्जाम्पल है यहाँ पे क्या है, assuming we started delivery business and purchase a brand new delivery truck for rupees 10 lakhs। 10 लाख का हमने ट्रक खरीद लिया, नया बिजनेस हमने शुरू किया। इसकी जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है वो कितनी है, 10 साल है। एंड इट हेल्प्स यू अर्न इनकम एवरी ईयर, वो हर साल तुमको हेल्प करता है इनकम जनरेट करने में, पैसा कमाने में। बिकॉज यू एज्यूम योर बिजनेस विल ऑपरेट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, तुमको लगता है कि तुम्हारा बिजनेस कम से कम 10 साल तो चलेगा ही चलेगा, तो इसका मतलब तुम क्या फॉलो कर रहे हो, गोइंग कंसर्न। You record the truck in your balance sheet as fixed asset at rupees 10 lakhs। 10 लाख पे रिकॉर्ड कर दोगे ट्रक को। नोइंग अ डीलर माइट, तुमको ये भी पता है कि ये जो इसका डीलर है, मतलब अगर तुम इसको बेचने जाओगे तो उसके 10 लाख नहीं देगा, वो हो सकता है तुमको 6 लाख रुपए दो, ये तुमको पता है, फिर भी तुम एसेट कितने का लिखोगे, 10 लाख, क्योंकि तुमको पता है ये एसेट मैं कितने साल तक चलाऊंगा, 10 साल तक चलाऊंगा, इसका बेनिफिट कितने साल मिलेगा, 10 साल मिलेगा। तो ये अच्छा, हम डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं हर साल, हर साल उसकी वैल्यू कम होती जाती है। हर साल उसकी वैल्यू कम होती जाती है, तो मेरे को हर साल डेप्रिसिएशन क्यों लगानी है उसके ऊपर। मतलब हर साल मैं खर्चा क्यों दिखा रहा हूँ, एक साल में मैं खर्चा क्यों नहीं दिखा देता हूँ इसका 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए तो मेरी जेब से चले गए ना, तो मैं एक साल में क्यों नहीं दिखा देता हूँ इसका खर्चा। अगर हम एक साल के बाद बेचेंगे तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी, अगर 10 साल बेचेंगे तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी। अच्छा, मैंने आज खरीद लिया, और अगर मैं एक साल के बाद बेचता हूँ, मान लेता हूँ मैं हर साल इस पर डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ 1-1 लाख रुपए की। ठीक है। तो 1 लाख की मैंने डेप्रिसिएशन लगाई, इसकी वैल्यू कितनी बची, 9 लाख रुपए बची। क्या जरूरी है ये मार्केट में 9 लाख का ही बिक रहा होगा, और कम का भी बिक सकता है, बहुत कम का भी बिक सकता है। ये तो जिस दिन मैंने खरीदा था ना 10 लाख का, उसी दिन गिर गई थी इसकी वैल्यू। तो उस दिन तो मैंने यूज किया ही नहीं था इस एसेट को, ब्रांड न्यू एसेट था, मैंने इसको अनबॉक्स भी नहीं किया था, फिर भी वैल्यू गिर गई इसकी। तो डेप्रिसिएशन और इससे तो कोई रिलेशन ही नहीं है। डेप्रिसिएशन अलग चीज है, और एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या चल रही है मार्केट में वो बिल्कुल ही अलग चीज है। तो हम डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं फिर, इसको मेंटेन करना है कितना खर्चा है, नहीं। अच्छा देखो, इसका सिंपल सा मतलब है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि ये मैंने जो 10 लाख का एसेट खरीदा है, मैंने बोला ये एसेट कितने साल चलेगा, 10 साल तक चलेगा, तो मैं इसका फायदा कितने साल तक उठाऊंगा, 10 साल तक उठाऊंगा। इसका मतलब इस 10 लाख के एसेट को मैं हर साल यूज करूंगा, और हर साल उससे कुछ पैसा कमाऊंगा। क्या सारा पैसा मैं एक साल में कमा लूंगा, 10 साल तक कमाऊंगा ना मैं तो, 10 साल तक थोड़ा थोड़ा कमाता रहूंगा इससे। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, वो आगे आएगा, उसको बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि तुमने, अच्छा मान लेता हूँ कि पहले साल तुमने जब ये 10 लाख का एसेट यूज किया, तो तुमको इसको यूज करने से फायदा हुआ 3 लाख रुपए का, मतलब 3 लाख की तुमने मान लेते हैं सेल कर दी। ठीक है। अगले साल भी तुमने सेल की 3 लाख की, इसके अगले साल भी सेल की तुमने 3 लाख रुपए की। ठीक है। ये 3 लाख की सेल, और ये कितने साल तक करोगे तुम एसेट को यूज, कितने साल तक करोगे, 10 साल तक। 10 साल के बाद ही मान लेते हैं खराब हो जाएगा, फिर नहीं चलेगा ये एसेट। तो हर साल तुमको कितने कितने की सेल करके दे रहा है, ये 3-3 लाख की सेल करके दे रहा है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि जब तुमने 10 लाख का एसेट खरीदा, इसका फायदा अगर तुमको 10 साल तक होगा ना, तो इसकी कॉस्ट भी तुमको 10 साल में बांटनी पड़ेगी,
ताकि तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस सही निकल सके। इस साल मैंने एसेट मैं मेरी जब मैं उसके हिसाब से चलूँ डेप्रिसिएशन के हिसाब से, तो मैं मान के चलता हूँ मैंने इस साल का एसेट अगर ये 10 साल तक यूज होगा तो एक साल में मैंने 1 लाख रुपए का एसेट यूज कर दिया होगा। 1 लाख का एसेट यूज करके मैंने कितने रुपए की सेल की? 3 लाख की। तो मैंने कितने का प्रॉफिट कमाया? 2 लाख का। तो ये क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि जितने की तुम सेल रिकॉर्ड कर रहे हो ना, वो सेल रिकॉर्ड सेल करने के लिए तुमने कुछ खर्चा किया हुआ है। वो खर्चा मैंने 10 लाख का नहीं किया हुआ। मैंने कितने का खर्चा किया आज इस साल? 1 लाख का खर्चा किया ताकि प्रॉफिट या लॉस सही निकले हमारा। तो ये रीजन होता है डेप्रिसिएशन लगाने का कि हम हर साल डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं। डेप्रिसिएशन का मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, मार्केट में वैल्यू कुछ और चल रही होगी, पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे हमारे हिसाब से। ठीक है, आगे क्या था यहाँ पे? ये बोल रहा है हम फिक्स्ड एसेट को फिर भी रिकॉर्ड कितने पे करेंगे? 10 लाख के पे करेंगे। फिर भी जबकि हमको पता है डीलर हमको कितने देगा? 6 लाख देगा अगर तुम एसेट को अगले दिन ही बेच देते हो तब भी। आगे, मार्केट वैल्यू इज इररेलेवेंट। मार्केट वैल्यू मेरे काम की नहीं है क्योंकि मैं बेचने के लिए थोड़ी लाया हूँ एसेट को, मैं तो यूज करने के लिए लाया हूँ। इररेलेवेंट बिकॉज यू बोट इट टू यूज नॉट टू सेल। अगर मैं बेचने के लिए लाया होता तो मैं उसका एक्चुअल वैल्यू पे लिखता कि इसकी वैल्यू कितनी है। आगे, बिकॉज द ट्रक विल हेल्प यू अर्न फॉर 10 ईयर्स। क्योंकि वो ट्रक तुमको 10 साल तक पैसा कमाने में हेल्प करेगा। द मैचिंग प्रिंसिपल, जो मैचिंग प्रिंसिपल है, अलाउ यू टू स्प्लिट दैट 10 लाख कॉस्ट ओवर 10 ईयर्स। वो तुमको अलाउ करता है कि 10 लाख की जो कॉस्ट है, ये 10 लाख मेरी जेब से खर्चा हो गया ना, मेरी जेब से तो पेमेंट कर दी, पर मैं इसको आज का ही खर्चा क्यों नहीं मान रहा हूँ? क्योंकि मैं 10 साल तक कमाऊंगा इससे। तो ये बोल रहे हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि इस 10 लाख की कॉस्ट को तुम स्प्लिट कर दो बहुत सारे सालों में। ओवर 10 ईयर्स यू रिकॉर्ड एन एक्सपेंस ऑफ रुपीज 1 लाख ईच ईयर। हर साल तुम 1 1 लाख का एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे। अगर हमारा मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन के हमने 2 मेथड किए हो ना 11th में, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। यहाँ पे और भी आएंगे अभी, डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर जब हम करेंगे उसमें और भी आएंगे। तो एसएलएम के हिसाब से, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से तो यही होता है ना, हर साल बराबर बराबर डेप्रिसिएशन लगेगी। तो हर साल कितने की डेप्रिसिएशन? 1 1 लाख की। रादर देन टेकिंग अ मैसिव रुपीज 10 लाख लॉस इन ईयर 1। पहले ही साल में हम पूरा 10 लाख का लॉस नहीं मानेंगे, हम धीरे धीरे करके यूज कर रहे हैं, फायदा धीरे धीरे हो रहा है, तो कॉस्ट भी धीरे धीरे राइट ऑफ होगी। ये समझ आ गया? गोइंग कंसर्न। अच्छा, आगे ये वाला पॉइंट है, इफ इट बिकम्स क्लियर द बिजनेस विल शट डाउन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर मेरे को लगता है बिजनेस हमारा अगले कुछ दिनों में बंद होने वाला है, तो इसका मतलब हमारा बिजनेस जो है वो गोइंग कंसर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, कि गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं है हमारे केस में। देन डिलीवरी ट्रक कैन नो लॉन्गर बी लिस्टेड एट इट्स कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। हम इस वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इट मस्ट रीवैल्यू टू इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसकी वैल्यू मेरे को कितनी लिखनी पड़ेगी? जितने पे वो बिक सकता है, और उसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एनआरवी। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है? कोई चीज आज मार्केट में कितने की बिक सकती है, तो मैं उसको उस वैल्यू पे लिखूंगा। फिर पहला समझ आ गया? ये था गोइंग कंसर्न। ठीक है, उसके बाद दूसरा, दूसरा क्या है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। अच्छा, ये वर्ड तो ऊपर भी आया था ना। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? लगातार फॉलो करना एक कोई चीज को, लगातार कंसिस्टेंट रहना उसको। तो कंसिस्टेंसी बोलता है कि जो भी मेथड्स, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, या जो भी पॉलिसीज तुम बिजनेस में फॉलो करते हो ना, वो तुम हर साल सेम फॉलो करोगे। अगर मैंने मान लेता हूँ एक साल में स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया है, तो मैं अगले साल भी स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करूंगा, उसके अगले साल भी स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करूंगा। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहा है कि मैं अगले साल डब्ल्यू तो फॉलो कर सकता हूँ, उसके अगले साल फिर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर लेता हूँ, फिर डब्ल्यू फॉलो कर लेता हूँ? तो ये ऐसा क्यों बोल रहा है कंसिस्टेंट रहो? तो कंसिस्टेंसी का रीजन क्या है कंसिस्टेंट रहने का? कंसिस्टेंसी का मेन पर्पज होता है कंपेरेबिलिटी। मैं दो चीजों को कंपेयर तभी कर सकता हूँ अगर मैंने दोनों जगह पे सेम मेथड्स लगाए, तभी तो कंपेयर कर सकता हूँ, वरना तो कंपेरेबिलिटी खराब हो जाएगी हमारी, कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बोलता है कि तुम्हारी चीजें कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मेथड जो भी तुम फॉलो करोगे वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अच्छा, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ या नहीं चेंज कर सकता?
हम चेंज कर सकते हैं, पर उस चेंज से क्या होना चाहिए, इंप्रूव होनी चाहिए हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो अलाउड है चेंज करना। ठीक है, तो हम जब भी हमारे मेथड्स या पॉलिसीज को चेंज करते हैं ना, वो चेंज हम 3 रीजन की वजह से कर सकते हैं। 3 रीजन क्या क्या? पहला है कि अगर हमको लॉ बोलता है चेंज करने के लिए, ठीक है, लॉ बोलता है चेंज करने के, लॉ मतलब कि जैसे मान लेता हूँ अभी कंपनीज एक्ट चल रहा है 2013, इन फ्यूचर मान लेता हूँ या तो इसी एक्ट में अमेंडमेंट आ गई, चेंज आ गया कुछ ना कुछ, या फिर मान लेता हूँ कंपनीज एक्ट नया आ गया, उसके अंदर लिखा हुआ है कि तुमको जो भी एसेट होगा, जो भी तुम बिल्डिंग लोगे, उसके ऊपर तुमने ये वाला डेप्रिसिएशन का मेथड फॉलो करना है। मान लेते हैं उसमें लिखा हुआ WDV फॉलो करना है, और अभी हम कौन सा फॉलो करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। जब लॉ ने ही बोल दिया तुमने WDV फॉलो करना है, तब तुमको चेंज करना पड़ेगा ना, फिर स्ट्रेट लाइन मेथड से किस पे चले जाएंगे हम, WDV पे चले जाएंगे। समझ आ गया? पहला पॉइंट क्या है, कंसिस्टेंसी को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब हमारे मेथड्स और पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं 3 रीजन की वजह से। पहला रीजन क्या है, अगर लॉ बोल देता है तो। दूसरा रीजन है अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ऐसा कोई चेंज आ जाता है, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चेंज आ जाता है तो भी मैं वो कर सकता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं, अच्छा अभी बेसिक वैसे बता रहा हूँ, डिटेल में बाद में आएगा ये भी, कि हम ना जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो मान के चलो कुछ कंपनीज होती हैं जो स्मॉल स्केल पे बिजनेस करती हैं, छोटी कंपनीज होती हैं, और कुछ कंपनीज होती हैं बहुत बड़ी कंपनीज, जैसे रिलायंस, टाटा, एप, ये बहुत सारी कंपनी बड़ी कंपनीज हैं। तो जो स्मॉल स्केल की कंपनीज होती हैं ना, वो फॉलो करती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इंटर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भरे हुए हैं सारे। तो वहाँ पे अकाउंटिंग में एक एक चीज के बारे में, जैसे मान लेता हूँ कि बात होगी फिक्स्ड एसेट की, तो फिक्स्ड एसेट का अलग से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा, उसमें सारी बात इसके बारे में चलेगी। दूसरी बात हम करेंगे इंटेंजिबल एसेट्स की, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा इंटेंजिबल एसेट्स का, उसमें सारी बात इंटेंजिबल एसेट्स की करेंगे। अगर तुमको याद हो तो AS29 की बात की थी एक बार हमने गुडविल वाले चैप्टर में, कि AS29 सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड करने से मना करता है हमको, ऐसा कुछ बात की थी हमने। तो कहाँ लिखी हुई है बात, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 किसके बारे में बात करता है, इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बात करता है। तो जो भी इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड नहीं करना, वैल्यू कितनी लिखनी है, उसकी वैल्यू हटानी है, वो सारी चीजें कौन बताएगा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा हमको। ठीक है, तो जो छोटी कंपनीज होती हैं वो क्या फॉलो करती हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उनको फॉलो यही करने पड़ते हैं। ठीक है, रूल है ये। जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो फॉलो करती हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अलग अलग हैं दोनों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं। जब हम इंटर करेंगे तो हमारे सिलेबस में आएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जब हम फाइनल करेंगे तो हमारे उसमें सिलेबस में आएंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसको हम शॉर्ट में इंड एएस बोलते हैं। ठीक है, अभी कोई नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत एएस के बारे में आएगा अभी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो ये वाले ना, ये वाले जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये ये मान के चलो कि बेस्ट है ये। ठीक है, बड़ी कंपनीज को यही फॉलो करने पड़ते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये हमने कहाँ से लिए हुए हैं, ये हमने यूरोप से लिए हुए हैं, और हमारे हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज किया हुआ बस इसके अंदर हमने। ठीक है, तो ये अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, सारी कंपनीज को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इंडिया में सिर्फ क्या रहेंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रहेंगे। तो मैं ये क्यों बता रहा था, अभी तो मेरी कंपनी छोटी है, तो क्या फॉलो कर रही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है। बाद में जाके मेरी कंपनी हो सकता है कि इसके जो क्राइटेरिया है वो पूरा कर दे, तो मेरे को क्या फॉलो करना पड़ेगा फिर, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने, तो चेंज आएगा। चेंज आएगा, इसमें कोई और लिखा हुआ था, इसमें कुछ और लिखा हुआ है, तो अगर मेरे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है चेंज करने के लिए, तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी में हम चेंज कर सकते हैं हमारी मेथड्स पॉलिसीज को। पहला क्या था, अगर लॉ बोलता है, कोई एक्ट बोलता है हमको। दूसरा क्या है, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में रिक्वायर्ड है, वो चेंज करना है तो चेंज करेंगे। तीसरा क्या है, ये हमने पहले भी बात की हुई है कि हमको चेंज करना है तो क्यों चेंज कर सकते हैं हम, इम्प्रूवमेंट के लिए, तो बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। अगर मेरे को लगता है कि मैं बेटर प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ इससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो फिर हम वो फॉलो करेंगे। समझ आ गया? तो इजी सा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी, इट स्टेट्स दैट
वंस अ बिजनेस चूजेज अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग मेथड, एक बार हमने अकाउंटिंग मेथड या पॉलिसी को चूज कर लिया, इट मस्ट कंटिन्यू टू यूज दैट सेम मेथड ईयर आफ्टर ईयर, हर साल हमको वही वाला मेथड फॉलो करना पड़ेगा। समझ आ गया? द प्राइमरी गोल ऑफ दिस प्रिंसिपल इज कंपेरेबिलिटी। इसका प्राइमरी गोल, क्यों कंसिस्टेंट रहना है हमको? क्योंकि हमको क्या अचीव करनी है? कंपेरेबिलिटी अचीव करनी है। अच्छा, ऊपर दो तीन वर्ड और आए थे, याद है क्या आए थे? हाँ, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में आए थे। एक आया था रिलायबल, कंपेरेबिलिटी, हाँ, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे किसी चीज को लेके, तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी होंगी? रिलायबल होंगी, और वो कैसी होंगी? कंपेरेबल होंगी। तो हमको, हम हमारा प्राइमरी गोल क्या है? कंपेरेबिलिटी, कि हम चीजों को ईयर आफ्टर ईयर अगर सेम मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, अ कंपनी में अडोप्ट एनी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सच एज स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, however the company should follow consistently same method of depreciation over years। ठीक है, कंपनी को सेम, क्या चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब बिजनेस इज अलाउड टू चेंज एन अकाउंटिंग मेथड और पॉलिसी अंडर फॉलोइंग स्पेसिफिक कंडीशंस। हम चेंज कर सकते हैं, क्या कंडीशन है? या तो लॉ की रिक्वायरमेंट है, या फिर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, या फिर बेटर प्रेजेंटेशन। इफ न्यू मेथड गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये फिर से वर्ड है इंपॉर्टेंट, ये तो रट लो एक तरह से, हर जगह पे आता रहेगा ये। ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर, सच भी हो और अच्छी भी हो, फेयर हो मतलब उसमें कोई घोटाला ना हो। ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए तो वो कैसी होनी चाहिए? ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बेटर प्रेजेंटेशन के लिए चेंज कर रहा हूँ तो चेंज कर सकते हो, पर उससे क्या होना चाहिए कि नया मेथड तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू और फेयर व्यू दे। ठीक है, तो ये था कंसिस्टेंसी। समझ आ गया कंसिस्टेंसी? अभी हम क्या कर रहे हैं? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, जो कि तीन है हमारी, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, थर्ड है एक्रूवल। ठीक है, एक्रूवल का क्या मतलब है? अच्छा, हमारे पास जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं ना, वो दो होते हैं। दो बेसिस पे मैं अकाउंटिंग कर सकता हूँ, एक होता है एक्रूवल बेसिस और एक होता है कैश बेसिस। ये दो बेसिस होते हैं, ये भी तुम्हारे 11th में थे, एक्रूवल बेसिस, और इसका तो अलग से चैप्टर ही है, चैप्टर का नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस। सिंपल मतलब क्या होता है? जो कैश बेसिस होता है ना, वो ये बोलता है अगर तुम्हारे पास कैश आया तो इनकम है, और तुमने कैश, तुम्हारे पास से कैश गया तो खर्चा है। कैश बेसिस इतना बोलता है कि तुम्हारे पास कहीं से भी पैसा आया तो इनकम मान लेना, और जहां पे भी तुम पेमेंट करके आओगे वो खर्चा मान लेना। अगर तुमने उधारी में कोई काम किया है ना, ना तो उसको इनकम मानना ना खर्चा मानना। सही है या गलत है? कैश बेसिस क्या बोलता है? उधारी नहीं देखेंगे हम, उधारी में तुमने कोई भी काम किया है मैं नहीं मानूंगा तुमने कोई ट्रांजेक्शन किया है। तो ये सही है या गलत है? ये गलत है ना, कि अगर मान लेता हूँ कि मैंने तुमको पढ़ा दिया और तुमने मेरे को फीस अभी नहीं दी है, तुम फीस बाद में दोगे। कैश बेसिस बोलते तुम इसको रिकॉर्ड मत करना। ठीक है, तुम इसको इनकम मत मानो जब तक तुमको पैसे नहीं मिलते। ठीक है, पर मेरे को तो ये है ना, पैसे मिल जाएंगे, मैं तो यही मान के चलूंगा पैसे मिल जाएंगे। तो एक्रूवल बोलता है कि तुम इसको रिकॉर्ड कर दो, चाहे पैसे मिले चाहे नहीं मिले, उससे तो मतलब ही नहीं है। अगर जो काम करना था वो तुमने कर दिया है, तो तुम अपनी इनकम को रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर तुम कहीं से, मान लेता हूँ कि ये बिल्डिंग रेंट पे है, एक महीना हो गया रेंट पे चलते हुए, एक महीना खत्म हो गया, मैंने भी पैसे नहीं दिए, तो मैं खर्चा मानूं या ना मानूं? खर्चा तो मानना ही चाहिए ना मेरे को, क्योंकि खर्चे का मतलब क्या होता है कि मैंने उस चीज का बेनिफिट कंज्यूम कर लिया है, मैंने फायदा उठा लिया उस चीज का। पैसा तो जाएगा, आज नहीं गया तो कल जाएगा। अगर मेरी इंटेंशन ही गलत है वो तो अलग बात है ना, मैं तो ये मान के चलूंगा ना मैं टाइम से पैसा दे दूंगा, आज नहीं तो कल दे दूंगा, तो वो खर्चा है हमारा। एक्रूवल क्या बोलता है?
एक्रूअल बोलता है कि तुमने अगर वो काम कर दिया है तो तुम खर्चा और इनकम रिकॉर्ड कर दो, चाहे पैसे आए हैं चाहे पैसे नहीं आए। ऐसी अगर तुमने कोई खर्चा कर दिया है तो तुम रिकॉर्ड कर दो, चाहे तुमने पेमेंट की है चाहे पेमेंट नहीं की है, तुमको उससे मतलब ही नहीं है। समझ आया? पर कैश बेसिस क्या बोलता है? कैश बेसिस बोलता है कैश के, कैश आएगा तो इनकम रिकॉर्ड कर देना, नहीं आएगा तो मत करना। अच्छा, हम कौन सा फॉलो करते थे 12वीं क्लास में, 11वीं में? कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही, वो तो कैश बुक है एक तरह से, उसमें तो कैश वाली चीजें ही आएंगी, वो नहीं है। जो भी हम ओवरऑल अकाउंटिंग करते हैं, पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, दूसरा ही करते हैं। क्यों? क्योंकि तुमको याद है जब अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग रेशियोज हम कर रहे थे, तो जहाँ पे हम सेल्स लेते थे, सेल्स हम दोनों लेते थे, कैश वाली भी और क्रेडिट वाली भी। कैश बेसिस तो इसको लेने से मना करता है ना, उधार की सेल को, ये तो मानता ही नहीं है इसको सेल। तो हम कौन सा फॉलो करते हैं हमेशा? हम करते हैं एक्रूअल बेसिस को फॉलो। तो ये बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन है ना हमारी। बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन मतलब गोइंग कंसर्न भी फॉलो हो रही है, कंसिस्टेंसी भी फॉलो हो रहा है और एक्रूअल भी फॉलो हो रहा है। अगर तुमको एक्रूअल फॉलो नहीं करना तो तुम ऐसा कर सकते हो, पर तुम्हारे पास रीजन क्या होना चाहिए? बेटर प्रेजेंटेशन हो रही है तुम्हारी उससे। अगर नहीं हो रही तो बाय डिफॉल्ट अजम्पशन क्या है हमारी? हम कौन सा फॉलो कर रहे होंगे? एक्रूअल फॉलो कर रहे होंगे, कैश बेसिस फॉलो नहीं कर रहे होंगे। ठीक है? जो हमारा कंपनीज एक्ट है वो भी एक्रूअल फॉलो करने के लिए बोलता है, कैश बेसिस फॉलो करने से मना करता है वो। अब देखो एक्रूअल, अंडर दिस मेथड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर, जब वो होती है तब रिकॉर्ड कर देते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश इज रिसीव्ड और पेड, चाहे हमको रिसीव हुआ है चाहे हमने पे किया है, उससे मतलब ही नहीं है हमको। जिस दिन वो तुमने ट्रांजैक्शन अकर हुई, ट्रांजैक्शन हुई जिस दिन तुम्हारी, उस दिन तुम उसको रिकॉर्ड कर दो। जैसे कि A sold goods for rupees 1 lakh to B. B paid rupees 60,000 cash and assured him to pay rupees 40,000. हमने A ने किसको सामान बेचा? कितने का? 1 लाख रुपए का। B ने 60,000 रुपए तो तभी दे दिए और 40,000 के लिए बोल रहा है बाद में दे दूंगा। ठीक है? तो हम सेल कितने की रिकॉर्ड करें? 1 लाख की। His revenue is recorded at rupees 1 lakh irrespective of cash received or not. Similarly, अच्छा ये तो एक ही बात होगी, बी ने परचेज की है तो बी परचेज कितने की रिकॉर्ड करेगा? 1 लाख की। भले ही उसने पेमेंट 60,000 की है, फिर भी वो परचेज कितने की रिकॉर्ड करेगा? 1 लाख की। सिमिलरली बी शुड रिकॉर्ड द परचेज एट रुपीज 1 लाख इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश इज पेड और नॉट, चाहे कैश पे किया नहीं पे किया, वो कितने की परचेज रिकॉर्ड करेगा? 1 लाख। ये समझ आ गया? तो ये थे हमारे 3 बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन या फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। कौन कौन से थे? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। ठीक है, ये हो गए। अब हमारे इस चैप्टर में क्या रहेंगे? अदर कॉन्सेप्ट। ये भी बहुत आसान आसान से हैं, ये हम कल कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या रहेगा? अदर कॉन्सेप्ट्स बचेंगे और मीनिंग बचेगा, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ये बचेगा। कल ऑलमोस्ट ये सारा शायद हमारा चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर है प्रैक्टिकल अभी नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल पहले थ्योरी वाले चैप्टर्स कर लेते हैं। कितने हैं सर? 6-7 तो हैं, 5-6 हैं हाँ। उसके बाद आएगा कैश रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या फर्क होता है, और इनकम रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट क्या होती है। मतलब यहाँ से तुम मान के चलो हमको बेस स्ट्रॉन्ग करना है हमारा, और ये बेस सिर्फ फाउंडेशन के लिए नहीं स्ट्रॉन्ग करना, बहुत काम आएगा तुमको, फाइनल तक काम आएगा, उसके बाद भी काम आएगा। तो बेस हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सबसे ज्यादा तो। ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग करना है हमको पहले। जितना ज्यादा बेस स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा इजी लगेंगी हमको चीजें आगे वाली, क्योंकि हमको पहले से पता होगा उनके बारे में। ठीक है, चलो ये फिर हम कल करेंगे। तुम वो बुक लाए हो लो वाली? तो लोग की क्लास कर लो पहले। है लोग की। लो की क्लास इसके बाद क्या? शाम को? तुम्हारी छुट्टी तो नहीं होती शाम को? छोड़ दिया क्या तुम?